जय हिंद प्यारे बच्चों। सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2025 का हम रिवीजन कर रहे हैं। इसमें हम 12th जीव विज्ञान में चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे थे और ये पार्ट नंबर 2 होगा। चैप्टर का नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चलिए देखते हैं। चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, पार्ट 2, क्लास 12 बायोलॉजी। मैं हूं अखिलेश। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जिस क्वेश्चन को आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो प्रश्न है, एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस में कोई दो अंतर आपको लिखना है। ये जो क्वेश्चन है वो सीजी बोर्ड 2022 में पूछा गया था। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। सेकंड जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ये है, जिन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप में कोई दो अंतर लिखिए। ये जो भारी भरकम आपको शब्द नज़र आ रहे हैं बहुत इजी है, इसको हम एक करके पढ़ने वाले हैं आने वाले स्लाइड्स पर। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो सीजी बोर्ड 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जीनोटाइप व फिनोटाइप में आपको दो अंतर लिखने हैं। दो अंतर लिखने को बोला है, इसका मतलब है 2 नंबर क्वेश्चन होगा। सीजी बोर्ड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में कोई दो अंतर लिखिए। तो बच्चों आपको डरना नहीं है, जेनेटिक्स में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको समझना होगा, इनसे क्वेश्चन बनता है तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। ये भी जो क्वेश्चन है वो सीजी बोर्ड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। प्रश्न 5वां है, प्रभावी कारक तथा अप्रभावी कारक में कोई 3 अंतर लिखना है। ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर का है। सीजी बोर्ड 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन डोमिनेंट फैक्टर्स एंड रिसेसिव फैक्टर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां है, एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं, F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के फिनोटाइप और जीनोटाइप बनेंगे, इसको आपको चेकर बोर्ड के साथ स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये मल्टीपल क्वेश्चन हैं। एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं, F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के फिनोटाइप जीनोटाइप बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, चेकर बोर्ड भी बना के समझाना है। ये जो क्वेश्चन है ये 2019 और 23 में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो व्हाट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स विल बी फॉर्म्ड इन द F2 जनरेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड, या इसको हम पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं, पढ़ेंगे। ठीक है, जो लास्ट जो क्वेश्चन देखने वाले हैं आज है, एक संकर क्रॉस को उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। अब देखो, एक संकर क्रॉस से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो है 2 नंबर क्वेश्चन में अंतर पूछ दिया है, फिर पूछा है इसको स्पष्ट कीजिए 19 और 23 में, फिर क्वेश्चन को 21 में पूछा गया है। देखो 19, 22, 21, 23 यानी कि 4 बार इस क्वेश्चन को पूछा चुका है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अच्छा, मेरी आपसे सलाह ये है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक पेन और कापी लेकर बैठें, क्योंकि आने वाले स्लाइड्स में हम कुछ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धैर्य के साथ देखेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, और अच्छे काम में समय लगता है। ठीक है, तो आपको हड़बड़ी नहीं दिखाना है, एक दिन आप बैठेंगे इसको और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, ब्रेक लेकर देखेंगे ताकि आप भी बोर ना हो। मैं तो खैर पढ़ाऊँगा आपको। चलिए, तो अनुवांशिकता, सम इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी कि अनुवांशिकता क्या होती है हमको पता है कि एक एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स से या कि जनरेशन टू जनरेशन चेंज होते रहते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इस अनुवांशिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं इसको समझते हैं, इसको क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा किस तरह से कौन कौन से जो टर्म्स है जिसको हम पढ़ना है। तो जो पिछले स्लाइड में हम देखा था, जो क्वेश्चन देखे थे, उस क्वेश्चन में जो शब्द आया था उस शब्दों को हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, पहला जो शब्द इसको हम पढ़ चुके हैं, अनुवांशिकी क्या है। दूसरा शब्द क्या है भाई, हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता, इसको हमने पढ़ चुका है। और वेरिएशन यानी विभिन्नताएं, जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, अनुवांशिकी, अनुवांशिकता, विभिन्नता, इन तीनों को हमने पार्ट 1 में देख चुके। ठीक है, आगे जो शब्द आने हैं उसको देखते हैं। पहला क्या है, क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, इसे हम पढ़ेंगे क्या होता है। हाइब्रिड या संकर किसे कहते हैं, इसको हमको पढ़ना है।
यूनिट कैरेक्टर्स यानी कि इकाई लक्षण किसे कहेंगे, ये जेनेटिक्स के टर्म्स हैं, इसको समझना है हमको। आधा आपका आंसर ऐसे निकल जाएगा। फिर है एलील्स और एलिलोमार्फ यानी कि युग्म विकल्पी अथवा एलिलोमार्फ किसे कहते हैं, इसको हमको पढ़ना है। लोकस, ये लोकस क्या होता है इसको पढ़ना है। होमोजाइगस, इसका मतलब समयुग्मजी से क्वेश्चन आया हुआ है ना, होमोजाइगस समयुग्मजी। सेकंड क्या है, हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी, जैसे इसका वाइस वर्सा होगा। डोमिनेंट यानी कि प्रभाविता। रिसेसिव, इसका मीनिंग होता है अप्रभाविता। जिनोटाइप, इसका मतलब जिन प्रारूप। फिनोटाइप, इसका मतलब है लक्षण प्रारूप। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है। और लास्ट में है मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर क्रॉस। ठीक है, और एक है डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस से बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है, मे भी हो सकता है इसमें अंतर में क्वेश्चन दे दे। ठीक है, तो ये 17 जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, 16 जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, इन टर्म से ही 1 नंबर 2 नंबर से क्वेश्चन आए हुए हैं। इन क्वेश्चन को हमको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, समय लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमको समझना है। सबसे पहला हमको देखना है क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। ठीक है, कि संकरण किसे कहेंगे। पढ़ते हैं, किसी जाति में भिन्न गुणों वाले नर एवं मादा को, किसी जाति के भिन्न गुणों वाले नर एवं मादा को लैंगिक रूप से मिलाने की प्रक्रिया को क्रॉस या संकरण कहते हैं। किसी स्पीशीज का कोई जीव है और उनमें अलग अलग गुण हैं, जैसे कि एक नर है एक मादा है, दोनों में अगर हम लैंगिक जनन करवाते हैं तो जिसको जो मिलाने की जो प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्रॉस या संकरण, इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इससे नए कैरेक्टर पैदा होंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है मटर के लंबे व बौने पौधे के बीच संकरण, इसी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्यों कह रहे हैं, देखो यहाँ पे क्रॉस वर्ड आया है। मोनो मतलब कि सिंगल, हाइब्रिड मतलब कि दोनों को मिलाना, मिलाने की प्रक्रिया। तो मटर के लंबे व बौने पौधे के बीच संकरण करा रहे हैं। तो मटर का जो पौधा है या तो लंबा होता है या बौना होता है, हमको पता है। उन दोनों के बीच हम क्या करेंगे, संकरण कराएंगे। ठीक है, कैसे कराएंगे, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला है। हमको पता है कि ये P1 क्या है, पेरेंट 1 है, जनक पहला है। और P2 क्या है, पेरेंट 2 या जनक 2 है। ठीक है, तो हम हमेशा पौधे की मटर के पौधे की लंबाई के लिए यूज़ करते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब कैपिटल टी ये टॉल या लंबे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और स्मॉल टी ये डॉर्फ यानी कि बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगर एक टॉल और डॉर्फ को यानी कि लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच हम संकरण कराएं तो F1 में क्या होगा, टॉल पौधा प्राप्त होगा। जैसा कि मंडल का पहला नियम कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि प्रथम पीढ़ी में प्रभाविता का नियम दिखेगा। तो कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, तो क्या हो गया, टॉल। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी से जो लंबा पौधा बना हुआ है, इस F1 पीढ़ी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। तो जैसे कहा कि किसी जाति के भिन्न गुणों वाले नर एवं मादा को लैंगिक रूप से क्या कर रहे हैं, हम मिला रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं, संकरण कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस कह रहे हैं। क्योंकि हमने केवल यहाँ पर एक कैरेक्टर लिया है, या तो लंबा होगा या तो बौना होगा, यानी कि हम पौधे की लंबाई को ले रहे हैं, इसलिए हम मोनोहाइब्रिड कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया हो। सेकेंड चीज़ है मटर के गोल एवं पीले, इसको हम कैपिटल आर कैपिटल वाई तथा झुरीदार एवं हरे यानी कि स्मॉल वाई में बीज वाले पौधे के मध्य क्रॉस या संकरण करा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स आपको समझा रहे हैं, एक तो गोल पीला यानी कि रंग है, दूसरा क्या है भाई, बीज, बीज का कलर। ठीक है भाई, या तो गोल होगा या तो वो झुरीदार होगा या तो जो पीला होगा या हरा होगा। इसका मतलब यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हो गए, इसलिए हम कहा गया डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझते हैं इस चीज़ को, इसी को हम क्रॉस कहते हैं। तो देखो ये P1 है, ये P2 है। तो कैपिटल आर किसको रिस्पॉन्सिबल करता है, राउंड को, गोल को। और कैपिटल किसके लिए होता है, येलो यानी कि पीले के लिए। ये हो गया गोल और पीला। इसको हम क्रॉस कराएंगे P2 से, यानी कि स्मॉल और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इसका मतलब है व्रिंकल, इसका है झुरीदार, इसका होता है हरा। इन दोनों का अगर हम गेमिट ले लें
तो हम इसका संकरण कराएंगे तो मेंडल के प्रथम लॉ के अनुसार क्या होगा, हमको हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा, यानी कि प्रभावी गुण हमको शो होगा, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड और येलो, इसका मतलब है राउंड येलो हमको हाइब्रिड प्राप्त हो गया इन दोनों से। इसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। ये जो दोनों हैं ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि डाई हाइब्रिड किसे कहते हैं, मोनो हाइब्रिड किसे कहते हैं, ये बार बार क्वेश्चन आता हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि किसी जाति के जो भिन्न गुण वाले होते हैं उनके नर मादा को लैंगिक रूप से मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं, संकरण कहते हैं। जैसे कि P1 P2 को हमने मिलाया और एक नया लक्षण पैदा हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्रॉस और हाइब्रिडेशन ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है कि द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअली मिक्सिंग मेल्स एंड फीमेल ऑफ ए स्पीसीज विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल 1 क्रॉस बिटवीन टाल एंड ड्वार्फ पी प्लांट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल 2 क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स विद द राउंड एंड येलो कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड रिंकल एंड ग्रीन स्मॉल आर स्मॉल वाई सीड्स, दिस कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है हाइब्रिड, क्या है? तो हाइब्रिड क्या है भाई, वही बात है कि दो भिन्न गुण वाले जनकों के बीच लैंगिक जनन अथवा संकरण से उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। यानी कि जो F1 में जो पैदा होगा, F1 में जो हमको प्राप्त होगा, चाहे टॉर्फ हो चाहे टॉल हो, जो प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। तो दो भिन्न गुण वाले, दो डिफरेंस कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स के बीच में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं अथवा लैंगिक जनन कराते हैं तो जो उत्पन्न संतति कैसी होगी, इसको संकर कहेंगे, हाइब्रिड किस्म का होगा। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू पेरेंट्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आर कॉल्ड हाइब्रिड्स। ठीक है, एग्जाम्पल में वही है कि कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि P1 P2 को आपस में मिलाएंगे, एक टॉल एक डार्फ, तो F1 में क्या पैदा हुआ, टॉल। टॉल क्या हो गया, हाइब्रिड किस्म का हो गया। आगे हम समझेंगे कि टॉल क्यों आ रहा है, डॉर्फ क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, हालांकि वो मंडल का लॉ हम पढ़ेंगे तब समझ आएगा हमको। आगे बढ़ते हैं। फिर है इकाई लक्षण। ये कुछ एक नया आपको टर्म समझ आ रहा होगा, यूनिट कैरेक्टर किसे कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। जीवों में पाए जाने वाले सभी लक्षण जो दो अथवा दो से अधिक रूपों में पाए जाते हैं इसको इकाई लक्षण कहते हैं। जैसे कि पौधे की लंबाई, अब लंबाई में या दो बौना होगा या लंबा होगा, तो लंबाई क्या हो गया, लंबाई इकाई लक्षण हो गया। उसके दो रूप मिल रहे हैं, देखोगे बोला ना कि दो या दो से अधिक रूप, यानी कि लंबा या बौना। लेकिन इकाई क्या है, लंबाई। तो लंबाई में तो या तो बौना होगा या लंबा होगा, इसको हम इकाई लक्षण कहते हैं। ऑल द ट्रेड्स फाउंड इन ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन टू और मोर फॉर्म्स आर कॉल्ड यूनिट ट्रेड्स। ठीक है, आगे इसको एग्जाम्पल समझते हैं। पहला है मटर के पौधे की लंबाई। अब मटर के पौधे की जो लंबाई है, इसी लंबाई को हम इकाई लक्षण कह रहे हैं। यानी पौधे की लंबाई क्या हो गई, एक यूनिट कैरेक्टर्स हो गई, इकाई लक्षण हो गई। अब इसके दो या दो से अधिक रूप हो सकते हैं, या तो लंबा हो सकता है या फिर बौना हो सकता है। ठीक है भाई, आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि डाईहाइब्रिड में देखो, अगर बात करें मोनोहाइब्रिड में, तो लंबाई लंबा हो गया बौना हो गया। एग्जाम्पल के प्री प्लांट की जो हाइट होगी वो कैसी होगी, या तो टॉल होगी या फिर ड्वार्फ होगी। तो प्लांट की जो हाइट क्या हो गई, इसको हम यूनिट कैरेक्टर्स कह रहे हैं, और उसके रूप क्या होंगे, टॉल या डार्फ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि कैपिटल टी से क्या होगा, टॉल होगा। ठीक है, लंबाई हो गई। फिर स्मॉल टी से क्या होगा, ड्वार्फ हो गया, यानी कि बौनापन हो गया। तो कैपिटल टी टॉल एंड स्मॉल टी ड्वार्फ। ठीक, अब समझते हैं उसी में अगर कहा कि दो या दो से अधिक रूप हो सकते हैं, जैसा कि इकाई लक्षण में मटर के बीज चोल का रंग, यानी कि जो मटर का जो बीज होगा उसका जो सीड कोड होगा, कलर कैसा होगा, ये तो पीला हो गया, हरा। तो यहाँ पर रंग क्या हो गया, बीज चोल का, यानी कि जो सीड कोट का जो कलर कैसा होगा, ये भी इकाई लक्षण के रूप में काम करता है। अब रंग में या तो पीला हो सकता है या फिर हरा हो सकता है, येलो या फिर ग्रीन होगा। ठीक है, जैसे कि कैपिटल वाई। ठीक है, ये किससे क्या होगा, येलो रंग आ रहे हैं। फिर स्मॉल वाई से क्या हो रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, ग्रीन रंग आ रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इकाई लक्षण समझ आ रहा होगा। इकाई लक्षणों के दो या दो से अधिक रूप हो सकते हैं। तो पौधे की लंबाई एक इकाई लक्षण हो गई, बीज के चोल का रंग क्या हो गया, एक इकाई लक्षण हो गया।
तो पौधे की लंबाई में देखेंगे तो पौधा लंबा होगा या बौना होगा। बीज का रंग देखेंगे तो पीला हो गया, हरा होगा। यही एक इकाई लक्षण का रूप हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टर्म्स है उस टर्म्स को कहते हैं एलील्स और एलिलोमॉर्फ्स। आपके क्लास में आपके टीचर्स इसको बार बार पढ़ाए होंगे। जब आप खुद पढ़ते हैं तो ये काफ़ी आपको परेशान करते होंगे कि सर ये एलील्स क्या होता है, ये एलिलोमॉर्फ क्या होते हैं। ठीक है भाई। तो एलील्स को मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको कहूँ तो हमको देखो, बहुत सिंपल से हमको समझा रहा हूँ। याद रखिए कि हम किससे बने हुए हैं, कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं। अगर आप कोशिकाओं के संरचना को पढ़ते हैं तो कोशिका के केंद्र में, ठीक है भाई, एक संरचना होती है, को हम केंद्रक कहते हैं। अब केंद्रक कोशिका का क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। और केंद्रक के अंदर क्या हो मिलता है हमको, केंद्रक के अंदर हमको मिलता है क्रोमोजोम्स। क्या मिलते हैं, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम किससे मिलके बने हुए हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। अब डीएनए के अंदर जो फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं, जो फंक्शन पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं जीन। यही आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जीन भी सेट जैसा होता है। जीन चुपचाप बैठा रहता है और वो अपने पास अपने दो नौकर रखता है, दो सर्वेंट रखता है। वो दो सर्वेंट जोड़ी में होते हैं। उन्हीं दो सर्वेंट्स को क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। यानी कि जीन के जो काम करने वाले रूप होते हैं, उन काम करने वाले रूप को हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। ठीक है भाई। एली यानी कि युग्म विकल्पी, यानी कि जोड़े में रहने वाले जीन के दो नौकर। ठीक है, इसी को हम एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं। आइए इसको हम पुस्तकी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ये जो एलिल शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग दो साइंटिस्ट ने 1902 में, बेटसन एवं साउंडरसन ने, इन दोनों ने किया था। ठीक है। तो एक ही जीन के दो विपरीत स्वरूपों को क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी या एलील्स कहते हैं। देखिए, एक ही जीन के दो विपरीत स्वरूप, यानी कि जीन के ही स्वरूप होंगे जो काफ़ी विपरीत होंगे। तो जीन के दो सर्वेंट में जैसे कहा कि जीन के दो नौकर होते हैं, उन दो नौकरों को क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। टू अपोजिट ऑफ द सेम जीन आर कॉल्ड एलील्स। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी यहाँ पर लंबाई के लिए, स्मॉल टी यहाँ पर बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। तो है तो ये जीन ही, एक ही जीन है, पौधे की लंबाई की ही जीन है। इसके कितने रूप हो गए, दो स्वरूप हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसी प्रकार कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या हो गए, एक जीन के, इस लक्षण के जीन के क्या है भाई, स्वरूप हैं। एक ही जीन के दो विपरीत स्वरूप को क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी यानी कि एलील्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर बात करें मेंडल इसको कैसा समझाता है, मेंडल के अनुसार समझते हैं कि एलील्स क्या है, कि एक जीन के अधिकतम दो एलील हो सकते हैं। क्रेगर जॉन मेंडल, जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, उनका मानना ये है कि एक जीन, एक जो जीन है, ठीक है भाई, उसके दो नौकर हो सकते हैं, यानी कि दो एलील अधिकतम। ठीक है भैया, एकदम मैक्सिमम बोला जा रहा है, दो एलील हो सकता है। इसका किसका मानना है, मेंडल का मानना है। लेकिन एक बैटसन साइंटिस्ट हैं, उनका मानना अलग है। ये कहते हैं कि एक जीन के दो या दो से एलील हो सकते हैं। ठीक है भाई। मेंडल का कहना था कि एक जीन है, इसे केवल दो ही नौकर होंगे। बैटसन कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, एक जीन के दो से अधिक नौकर हो सकते हैं, उनकी मर्जी है। ठीक है। तो एक जीन के दो या दो से अधिक एलील हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुविग्म युग्म विकल्पी, यानी कि मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। जैसे कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आई। जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं तब तो वहाँ पर कैरेक्टर डबल होते, जब हम डाई हाइब्रिड कर रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि जिनके केवल दो ही अधिकतम एलील हो सकते हैं, नहीं, दो से अधिक हो सकते हैं। ठीक है भाई। किसने समझाया, बेटसन ने समझाया कि एक जीन के दो या दो से अधिक एलील हो सकते हैं, जिसको हम क्या मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जो आपको भारी भरकम जो आपको शब्द है समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है भाई। तो जो कैपिटल टी होता है वो टॉल के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। एक जीन है पौधे की लंबाई के लिए, तो कैपिटल टी किसके लिए जिम्मेदार होता है, टॉल के लिए, लंबेपन के लिए।
और जो स्मॉल टी है वो जिम्मेदार होता है किसके लिए, डॉर्फ या बौनेपन के लिए। ठीक है, इसके दो एलील हो गए। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ पर जो कैपिटल आर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है राउंड शेप के लिए, गोल शेप के लिए बीच का। ठीक है, ये जो स्मॉल आर आपको दिख रहा है जी एल सी है। ठीक है, जो स्मॉल आर दिख रहा है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं व्रिंकल या झुर्रीदार या पिचके हुए रूप से, जो बीज होता है उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर जो कैपिटल वाई है ये रिस्पॉन्सिबल होता है येलो कलर के लिए। ठीक है भाई, और पीले कलर के लिए। और जो स्मॉल वाई है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर या हरे रंग के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि एक ही जीन के दो विपरीत स्वरूपों को क्या कहते हैं, सॉरी, एक जीन के दो विपरीत स्वरूप को क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी यानी कि एलील्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर है दूसरा जो टर्म्स है। अच्छा, इसको आप हल्का सा पॉज करके इसको पढ़कर आप देखेंगे अपने आप से। ठीक है, ऐसा आपको समझ नहीं आएगा, एक बार पढ़ेंगे इसको फिर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, होमोजाइगस एवं हेट्रोजाइगस, ये भी भारी भरकम शब्द है। फिर समझते हैं इसका मतलब क्या है। सबसे पहले समझते हैं होमोजाइगस किसे कहेंगे, फिर समझेंगे हेट्रोजाइगस या समझेंगे किसे कहते हैं। आइए समझते हैं होमोजाइगस। ऐसी अवस्था जिसमें किसी कारक के दोनों एलिस, यानी कि यहाँ कारक का शब्द है जीन से है। ठीक है, किसी कारक के दोनों एलिस कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जीन्स के दो नौकर हैं वो एकदम सेम सेम दिखते हैं। ठीक है भाई, इसे हम क्या कहेंगे, होमो यानी कि समान। ठीक है भाई, तो होमोजाइगस a condition in which both alleles of a factor are identical is called homozygous। आपको समझ आ गया है, समझते हैं। जैसे कि देखो कैपिटल टी, अब है तो ये लंबाई के लिए जीन, लेकिन दोनों कैसे हैं, एक समान है, यानी कि दो जो एलील्स हुए हैं कैसे हैं, इस समान है, जो किसके लिए इसको हम होमोजाइगस कह रहे हैं। लेकिन ये भी देखो, दूसरा ये देखो, फिर है स्मॉल टी, ये भी तो समान है, इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसको भी हम होमोजाइगस कहेंगे। आपको समझ आ गया होगा कि ऐसी अवस्था जिसमें किसी कारक के जो दोनों एलिल्स होंगे कैसे होंगे भाई, समान समान होंगे। कैपिटल टी समान दिख रहा है, इसे हम होमोजाइगस कहेंगे। स्मॉल टी ये भी समान है, इसे क्या कहेंगे, होमोजाइगस ही कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हेट्रोजाइगस। देखो नाम से हेट्रो मतलब डिफरेंस। ठीक है भाई, इसका मतलब जो एलिल्स होंगे कैसे होंगे, वो असमान होंगे। ठीक है भाई, तो ऐसी अवस्था जिसमें किसी कारक के दोनों एलिल्स कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, डिफरेंस होते हैं। ठीक है भाई, इसे हम क्या कहते हैं, विषम युग्मजी यानी कि हेट्रोजाइगस कहलाती है। एक कंडीशन इन विच बोथ एलिल्स ऑफ ए फैक्टर आर डिफरेंट इन कॉल्ड हेट्रोजाइगस। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड कंडीशन है। अब जब भी हाइब्रिड कंडीशन हो उस कंडीशन में हमेशा हेट्रोजाइगस ही होगा। है ये लंबाई, पौधे की लंबाई में जो जीन्स होंगे लंबाई के लिए है, लेकिन ये लंबे पौधे होंगे। लेकिन इसमें देखो जो एलिल्स कैसे हैं, डिफरेंस है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है दोनों ही जी। ठीक है भाई, एक इसके लिए इसको हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। मुझे समझ आ गया, होमोजाइगस मतलब कि एलिल्स समान होंगे, हेट्रोजाइगस में क्या होंगे भाई, एलिल्स डिफरेंस होंगे। बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो इसका आपने अर्थ समझ लिया। अब इसी से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया है CG 2022 में। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहला, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ठीक है, समयुग्मजी होमोजाइगस, समयुग्मजी हेट्रोजाइगस। समयुग्मजी का मतलब होता है जो उनके जो एलिल्स होंगे वो समान होंगे, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस है। विषम युग्मजी का मतलब होता है कि जो एलिल्स कैसे होंगे वो डिफरेंस होंगे, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। चलिए पहला अंतर देखते हैं समयुग्मजी का। ये किसी विशेषक ट्रेट के लिए शुद्ध होते हैं, यानी किसी लक्षण के लिए इसमें प्योरिटी होती है, क्योंकि ये सेम है, कोई मिलावट कोई हाइब्रिड कंडीशन नहीं है, इसलिए कैसे होंगे, शुद्ध बने होते हैं। लेकिन यह किसी ट्रेड्स के लिए, विशेषक के लिए शुद्ध नहीं होते थे, संकर होते हैं।
हमेशा याद रखेंगे कि हेटेरोजाइगस कैसे होते हैं, संकर कंडीशन में होते हैं। जब भी आप संकर कंडीशन देखेंगे समझ जाएंगे कि हेटेरोजाइगस है। ठीक है भाई। सेकंड, इनके एलील्स कैसे होते हैं, समान होते हैं। वही जो बात मैंने पहले कही थी, यही बात यहाँ भी आई है। अगर आपको अंतर पूछा गया है तो अंतर पूछा गया है। इनके एलील्स कैसे होंगे भाई, समान होते, जैसा कि कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन इनके एलील कैसे होंगे, इनके एलील्स असमान यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। इसका मतलब है कि प्रभावी या अप्रभावी दोनों प्रकार के एलील्स होते हैं। ये एक हमको नई बात समझने का आई कि जो विषम युग्मजीव होते हैं इसमें प्रभावी गुण भी होते हैं और अप्रभावी गुण प्रकार के एलील्स होते हैं। ठीक है, तो कितना पूछा है, दो अंतर, दो आप लिख कर आएंगे। थर्ड जो अंतर है, इसमें केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, यानी कि कैपिटल टी से केवल कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी से केवल स्मॉल टी युग्मक बनेगा। ठीक है, लेकिन इनके एक जीन की वंशागति में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक है कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। ठीक है भाई, तो हमको ये भी याद रखना है कि होमोजाइगस समान होते हैं, इसमें युग्मक केवल एक प्रकार का बनता है, लेकिन हेटेरोजाइगस में असमान होते हैं, युग्मक दो प्रकार के बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें स्वपरागण होने पर केवल स्वयुग्मकीय जीव बनते हैं, किसमें, होमोजाइगस में, क्योंकि शुद्धता बनी रहती है। स्वपरागण होने पर प्रभावी समयुग्मजीव कैपिटल टी, प्रभावी संकर कैपिटल टी स्मॉल टी, अप्रभावी समयुग्मजीव स्मॉल टी प्रकार के जीव बनते हैं। ठीक है, डिफरेंस प्रकार के बनते हैं, यानी कि प्रभावी भी बनेंगे, अप्रभावी भी बनते हैं बनने के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है कि होमोजाइगस देज आर प्योर ऑफ सम ट्रेड्स, दे आर नॉट प्योर फॉर एनी ट्रेड्स, दैट इट्स दे आर हाइब्रिड, their alleles are same like capital T small t, their alleles are unequal capital T small t, there are both dominant and recessive alleles, it form only one type of gamete. Due to this, two types of gametes are formed during inheritance of one gene. When self pollination, only self gametic organisms are formed. One self pollination dominant homozygous capital T dominant hybrid capital T small t, recessive homozygous small t types of organism are formed. चलिए, फिर है एक डोमिनेंट और रिसेसिव। नाम से स्पष्ट है, डोमिनेंट मतलब कि प्रभावी, रिसेसिव मतलब कि अप्रभावी। तो जब F1 पीढ़ी बनती है उसमें किसी एक गुण आता है, या तो प्रभावी होता है या अप्रभावी होता है। ये समझते हैं क्या होता है। पहला है डोमिनेंट, इसको हम प्रभाविता या प्रभावी कहते हैं। दूसरा क्या है भाई, रिसेसिव या अप्रभाविता। बहुत सिंपल सा है कि अगर हम दो पेरेंट्स को आपस में मिलाएं और उसकी जो F1 पीढ़ी होगी, यानी कि फिलियल 1 पीढ़ी होगी, जो संतान पैदा होंगे, या तो उनमें प्रभाविता का गुण आएगा या अप्रभाविता का गुण आएगा। ठीक है, दोनों चीज़ होती है होने के लिए, कोई एक कैरेक्टर आएगा। सबसे समझते हैं कि प्रभाविता किसे कहते हैं। अगर हम लंबे व बौने पौधे के मध्य अगर हम क्रॉस कराते हैं तो जो F1 पीढ़ी में कैसे होंगे, केवल एक ही लक्षण प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे ही हम मेंडल के प्रथम लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये प्रथम लॉ है किसका, मेंडल का, कि अगर हम लंबे व बौने पौधे के मध्य यानी कि टॉल एंड डॉर्फ पौधे के मध्य अगर हम क्रॉस कराएं तो जो F1 पीढ़ी होगी इसमें केवल एक ही लक्षण प्राप्त होगा। इसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि जो लक्षण एक्सप्रेस हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रभावी लक्षण। व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन ए टॉल एंड ए डॉर्फ प्लांट, ओनली वन ट्रेड्स इज ऑब्टेन इन द F1 जनरेशन विच इज कॉल्ड ए डोमिनेंट ट्रेड्स। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पेरेंट 1 है, एक पेरेंट 2 है। ये कैपिटल टी लंबे पौधे के लिए है, स्मॉल टी बौने पौधे के लिए है। अगर इन दोनों पौधों के मध्य अगर हम क्रॉस कराते हैं तो जो F1 पीढ़ी हाइब्रिड बनती है उसमें लंबेपन का गुण होता है। अब सवाल ये है कि सर लंबेपन का गुण क्यों आ रहा है और अप्रभावी गुण क्यों नहीं आ रहा है। वास्तव में आता तो दोनों गुण है, लेकिन एक्सप्रेस कोई एक ही हो पाता है। इसका मतलब जो टॉल वाला जो प्रभावी गुण होता है वो उस डॉर्फ को दबा देता है,
उसको अप्रभावी कर देता है। तो जो शो हो रहा है उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, लेकिन जो शो नहीं हो रहा है उसको हम कहते हैं रिसेसिव। यानी कि जो स्मॉल टी है वो क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, कैपिटल टी डोमिनेंट हो गया। ठीक है, कैपिटल टी प्रभावी हो गया, स्मॉल टी अप्रभावी हो गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। वही बात अपव्ययता किसे कहते हैं, लंबे व बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराने पर जो F1 पीढ़ी में जो लक्षण अदृश्य हो जाते हैं, यानी कि दिखता नहीं है। देखो कैपिटल टी है, सॉरी स्मॉल टी यहाँ पर है, अप्रभावी लक्षण यहाँ पर है, लेकिन शो नहीं कर पा रहा है, अदृश्य हो गया। इसे क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण कहते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं। द ट्रेड विच बिकम इनविजिबल इन द F1 जनरेशन व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन ए टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इज कॉल्ड ए रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से पूछा गया था, अगर नहीं पूछा गया तो आने वाले आपके CGA बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, कब आया हुआ है, CGA बोर्ड 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है भाई, प्रभावी कारक जिसको हमने अभी पढ़ा तथा अप्रभावी कारक में आपको कोई 3 अंतर बताने, इसका मतलब है 3 नंबर क्वेश्चन है। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन डोमिनेंट फैक्टर्स एंड रिसेसिव फैक्टर्स। फैक्टर्स में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कारक भी बोलते हैं, लक्षण भी बोलते हैं, ट्रेड्स भी कहते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर्स और अप्रभावी कारक। पढ़े देखते हैं। प्रभावी कारक ये सभी पीढ़ियों में अभिव्यक्त होते हैं, यानी कि देखो F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, जितने भी जनरेशन आएंगे ये सभी पीढ़ी में क्या होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। यानी कि जो कैपिटल टी होगा सब पीढ़ी में दिखेगा आपको। ठीक है, ये सभी पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होते हैं। ठीक है, प्रभावी कारक ये अप्रभावी की उपस्थिति या अनुपस्थिति में स्वयं को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है भाई, सपोज कीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, वहाँ पर प्रभावी भी है अप्रभावी भी है, इसका मतलब है वो उसकी अनुपस्थिति में या उपस्थिति में किसके, अप्रभावी यानी स्मॉल टी। अगर स्मॉल टी वहाँ पर होगा तो भी अपने आप को डोमिनेंट शो करता है, अगर स्मॉल टी नहीं भी है तो भी क्या करेगा, शो करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा। ठीक है, ये प्रभावी कारक की उपस्थिति में स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। बहुत सिंपल सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जगह है, एक जगह पर मैं हूँ, एक जगह पर मशहूर एक्टर्स है, कोई चलो सलमान खान या शाहरुख खान है, हम लोग एक ही स्टेज में हैं। ठीक है, हालांकि मैं भी वहाँ पर रहूँगा टीचर और सलमान खान पे रहेंगे, लेकिन आपकी जो नज़र होगी किस पर होगी, वो सलमान खान पर ज़्यादा होगी, क्योंकि वो प्रभावी है, डोमिनेंट शो कर रहा है, क्योंकि वो एक्टर है, हीरो है, जिसको आप पिक्चर में देखते रहते हो। ठीक है भाई, लेकिन मैं अप्रभावी हो जाऊंगा, इसका मतलब है कि मैं प्रभावी कारक यानी कि सलमान खान की होने की वजह से मैं अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनको लोग सुनने आएंगे। आप, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि प्रभावी को किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल अक्षरों से, यानी कि जो बड़े अक्षर होते हैं इंग्लिश लेटर के, इससे कैपिटल अक्षरों से अभिव्यक्त कर देंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, इसे किससे करेंगे भाई, प्रभावी कारक से। इसे छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो मेरे ख्याल से 3 अंदर पूछा गया था, उसको लिख लेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है कि दे आर एक्सप्रेस्ड अक्रॉस जनरेशन, दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन ऑल जनरेशन, इट मे मैनिफेस्ट इट सेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिसेसिव फैक्टर, यानी रिसेसिव फैक्टर हो या ना हो उनसे कोई फ़र्क नहीं होता है, ये अपने डोमिनेंट फैक्टर शो ही करता है। फिर इट के नॉट मैनिफेस्ट इट सेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट फैक्टर। ठीक है भाई, ये पौनापन जो होगा वो लंबेपन के सामने छोटा ही हमेशा रहेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इट इज़ एक्सप्रेस्ड विद द कैपिटल लेटर कैपिटल टी कैपिटल टी, इट इज़ एक्सप्रेस्ड विद द स्मॉल लेटर स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट जो चीज़ है जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये शब्द आपको बार बार परेशान करते होंगे, लेकिन मैं आपको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपको ये शब्द हमेशा याद रखेंगे, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप को हम कहते हैं जिन प्रारूप। ठीक है भाई, फिनोटाइप को कहते हैं लक्षण प्रारूप। दोनों में बहुत अंतर है, समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं किसको, जीनोटाइप को, ये क्या होता है। चलिए देखते हैं। किसी जीव में अनुवांशिक संगठन, मतलब कि DNA और जो जीन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, किसी जीव में अनुवांशिक संगठन अथवा जीनों के विवरण को जीनोटाइप कहते हैं। जैसे कि अगर हम एलील्स को शो कर रहे हैं, सपोज करो
कि हम कह रहे हैं कि एक पौधा लंबा है, तो लंबे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं भाई? कैपिटल टी। जो कैपिटल टी जो लिख रहे हैं वो जीनोटाइप होता है, ठीक है। और जो कैपिटल टी जो बनेगा वो प्योर बनेगा कि इम्प्योर बनेगा, यानी कि उसकी प्योरिटी पे बात की जा रहा है, शुद्धता पे बात की जा रही है। इसे हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। अर्थात जब जीवों का जीन संगठन एक समान होता है, चाहे उसकी संरचना में भिन्नता हो, क्या कहलाती है? जीनोटाइप भी आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं। द जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स is an organism is called genotype. That is when the gene organization of the organism is the same even if there is difference in its structure. Genotype also show similarity among themselves. ठीक है भाई, तो आप चाहे कैपिटल टी लिखो स्मॉल टी लिखो, ये क्या है? जीन प्रारूप बताया जा रहा है। ठीक है भाई, आगे समझेंगे जब एक संकर क्रॉस पढ़ेंगे तब कि शुद्ध लंबा कितना प्राप्त हुआ और संकर लंबा कितना प्राप्त हुआ। इसका मतलब हाइब्रिड भी किस प्रकार से है और शुद्ध कैसे है, इसको हम कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, यहाँ पर हम लंबाई बौने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात सिर्फ कर रहे हैं कि संकर लंबा कितना है और शुद्ध लंबा कितना है, या संकर लंबा कितना है, शुद्ध बौना कितना है। यानी कि हम प्योरिटी की बात कर रहे हैं, लक्षण पर यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया जीनोटाइप किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, जीनोटाइप में कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है भाई, स्मॉल टी जो आपको ये अक्षर आपको समझ आ रहे हैं, इसे हम एलिल्स कहते हैं। ये एलिल्स से क्या है भाई? जीनोटाइप होते हैं। इस जीनोटाइप के शो होने से ही लक्षण शो होते हैं। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं फिनोटाइप किसे कहते हैं। जीवों की बाह्य आकार की, इसका मतलब है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को ही क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप कहते हैं। अब देखो, एक और हम बहुत डीप जाकर जीन के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई जीन जो होगा वो संकर होगा कि शुद्ध होगा, हाइब्रिड कंडीशन का होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें एक जीव को देख, सपोज कीजिए एक मटर का पौधा है, दो मटर के पौधे रखे हुए हैं, एक लंबा दिख रहा है, एक बौना दिख रहा है, तो हम कैसे समझेंगे? उसके बाह्य आकार को देख के समझेंगे कि भाई ये जो पौधा है ये हमको लंबा दिख रहा है इसलिए हमको लंबा कह रहे हैं, जो पौधा दिख रहा है ये बौना है तो बौना दिख रहा है। तो हम जब कह रहे हैं कि वो लंबा है वो बौना है, इसका मतलब हम बता रहे हैं, उसके लक्षण बता रहे हैं कि वो लंबा है कि बौना है। तो देखो भाई, जीवों की जो बाह्य आकार की है उसे हम क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप कहते हैं। द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन, यानी कि लक्षण प्रारूप कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। यहाँ पर कैरेक्टर नहीं आएगा, फिनोटाइप आएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही मटर के पौधे के लंबे गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। देखो यहाँ पे शब्द आया है, ये दोनों जो दिख रहे हैं ये पौधे के लंबे गुण को शो कर रहे हैं, यानी कि टॉलनेस को शो कर रहे हैं। तो टॉलनेस का आना ही क्या है? उसका लक्षण प्रारूप है। इसे अब जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। आपको समझ आ गया हो जीनोटाइप किसे कहते हैं, फिनोटाइप किसे कहते हैं। लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं, जीन एलील की बात करें तो उसको जीनोटाइप कहते हैं। बहुत सिंपल है। अब इसी से देखो क्वेश्चन पूछ दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जीनोटाइप व फिनोटाइप में दो अंतर लिखिए। ये जो क्वेश्चन CG 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप को कभी कभी हिंदी में, अगर आप वहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में इंग्लिश में भी रहता है, हिंदी में रहता है। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो जीनोटाइप को समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पर लिखा होता है जीन प्रारूप। फिनोटाइप को समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पर लिखा होता है लक्षण प्रारूप। तो आप कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, दोनों हमको देखेंगे। पहला समझा जीन प्रारूप, यह जीन संगठन को व्यक्त करता है। वही बात है कि जीन को बताता है कैसा होगा। ये जीवों के लक्षण का मतलब क्या होता है? उसके जीव का आकार, रंग, रूप को व्यक्त करता है। बहुत सिंपल है कि अगर किसी जीव के हमको आकार को दर्शाना है, उसके रंग को दर्शाना है, उसके रूप को दर्शाना है, या फिर उसके लंबाई को दर्शाना है, ये सब क्या हो गए? लक्षण हो गए। तो जीन संगठन अलग होता है, लक्षण अलग होता है। यह वातावरण द्वारा प्रभावित नहीं होता है।
बहुत क्लियर है कि जो जीन्स होंगे वो प्योरिटी लेकर बैठे होते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे इन्वायरमेंट से ऐसा नहीं होगा कि कोई इन्वायरमेंट हमको एडवर्स मिला और हमारा जीन चेंज हो गया, सडन चेंज तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है भाई, यह वातावरण द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। कि सपोज़ कीजिए एक मटर का पौधा है, वो किसी कारणवश लंबा हो गया, किसी कारणवश वो बौना भी हो सकता है। ठीक है, तो यह वातावरण द्वारा प्रभावित इफेक्ट होता है होने के लिए। किसी जीव का जीवन प्रारूप जीवन पर्यंत एक समान बना रहता है, बिल्कुल सही है। यानी देखो, अब जब बात करें लंबे की तो कैपिटल टी होगा, वो स्मॉल टी नहीं हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यानी कि जो जीवन पर्यंत यानी कि मरते दम तक उसका जो जीन कैसा होगा, एकदम कांस्टेंट होगा। वातावरण में बदलाव के कारण फिनोटाइप में बदलाव बिल्कुल संभव है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है कि दिस जीन एक्सप्रेस ऑर्गेनाइजेशन, इट एक्सप्रेस द साइज, कलर and form of living beings. It is not affected by the environment. It is affected by the environment. The genotype of an organism remains the same throughout its life. Same बने रहते हैं. Changes in phenotype are possible due to changes in environment. तो I hope you can understand. आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इतना कुछ पढ़ने के बाद हम एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस में दो अंतर पूछा गया है। तो मैं केवल आपको केवल एक संकर क्रॉस पढ़ाऊंगा, द्विसंकर क्रॉस को आप एक बार देख लेंगे। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है हाइब्रिड यानी मिलाने की प्रक्रिया। डाईहाइब्रिड का मतलब होता है दो प्रकार के लक्षण को किया जाने वाला। मोनोहाइब्रिड में हम केवल पौधे की लंबाई लेंगे, लेकिन डाईहाइब्रिड क्रॉस में जब संकर कराएंगे तो उसमें हम गोल रंग भी देखेंगे, है ना, उसके साइज के भी देखेंगे, गोल होगा कि झुरीदार होगा, पीला होगा कि हरा होगा। ये दो कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है भाई, मंडल द्वारा 7 पिपराई लक्षण दिखे थे। उन लक्षणों में अगर हम एक लक्षण कराते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड कहेंगे, दो लक्षणों के साथ कराएंगे तो उसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। समझते हैं। पहला है, एक लक्षण के आधार पर अध्ययन क्या कहलाता है? संकर क्रॉस कहलाता है। स्टडीज बेस्ड ऑन द वन ट्रेड्स आर कॉल्ड ए मोनोहाइब्रिड। दो लक्षण के आधार पर अध्ययन क्या कहलाता है? द्विसंकर कहलाता है। यानी कि द स्टडी बेस्ड ऑन टू ट्रेड्स इज कॉल्ड डबल हाइब्रिड। F2 पीढ़ी में जो लक्षण प्रारूप रेशियो यानी कि जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो कैसा आता है? 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। इसको याद रखेंगे, 3:1। ठीक है भाई, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है भाई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो लक्षण प्रारूप होंगे उसमें 3:1 आता प्राप्त होता है। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इज कॉल्ड 3:1। ठीक है भाई, इसको याद रखेंगे। अब 3 और 1 का मतलब क्या है? 3 का मतलब होता है जब हम लंबे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराते हैं। ठीक है भाई, या लंबे F1 पीढ़ी में जब सेल्फिंग कराने की प्रक्रिया करते हैं तब क्या होगा, जो F2 जब पीढ़ी प्राप्त होती है तो हम एक बनाते हैं चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड बनाएंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें 3 लंबे पौधे प्राप्त होंगे और एक बौना पौधा प्राप्त होगा। तो लक्षण प्रारूप होगा, यानी कि 3 लंबे पौधे हैं और एक बौना पौधा है इसमें F2 पीढ़ी में। तो लंबा बौना क्या है? लक्षण प्रारूप है। कितना है? 3:1 आया। लेकिन जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा, देखो डाईहाइब्रिड है यानी कि डबल डबल कैरेक्टर्स आएंगे। तो डाईहाइब्रिड में क्या होगा? इसमें F2 पीढ़ी में जो लक्षण प्रारूप फिनोटाइपिक रेशियो होगा कैसा होगा? वो 9:3:3:1। इसको हम 93 कभी कभी कहते हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में 93:31। लेकिन उसमें बीच में रेशियो होता है 9:3:3:1। ठीक है भाई, प्राप्त होता है। इन दिस फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ 9:3:3:1 इज ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। किसमें? डाईहाइब्रिड क्रॉस में। इसको आपको भूलना नहीं है, कौन सा है? लक्षण प्रारूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी के जीनोटाइप रेशियो यानी कि जीन प्रारूप। ठीक है भाई, 1:2:1:1 प्राप्त होता है। अब इसको हम पारा 1 कहते हैं या फिर 1:2:1 कहते हैं। 1:2:1। अब इन तीनों का मतलब क्या है? एक का मतलब है यहाँ पर एक शुद्ध लंबा, दो का मतलब है दो संकर लंबे,
एक का मतलब है एक शुद्ध बहुना। समझ आ रहा है कि एक शुद्ध लंबा होगा। ठीक है भाई, देखो शुद्धता की बात कर रहे हैं, प्योरिटी की बात कर रहे हैं, किसमें, जीन के लेवल पे, इसको हम जीन स्वरूप बोलते हैं। तो एक क्या हो गया, शुद्ध लंबा। दो कैसे होंगे, संकर लंबा यानी कि हाइब्रिड टॉल होंगे। एक कैसा होगा, शुद्ध बौना यानी कि प्योर डॉर्फ होगा। तो जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इज कॉल्ड 1:2:1। याद रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो 3:1 होते हैं, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होते हैं। इसमें आप याद रखेंगे, इसमें क्या होंगे, इसमें F2 पीढ़ी में जीनोटिपिक कैसे होगा, ये बहुत लंबा है, इसको कैसे याद रखेंगे, 12:24:12:1। देखो 12:24:12:1, इसको याद रखेंगे। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप रेशियो 12:24:12:1, 12:24:12:1, इसको याद कर लेंगे, कहीं लिख कर देखिए इसको। F2 पीढ़ी में जो डायरेक्ट क्रॉस जीनोटाइप कैसा आएगा, 12:24:12:1, 1:2:4:1:1:2:1:1। ठीक है भाई, इस प्रकार से इसको समझेंगे, इसको भूलना नहीं है, एक बार कम से कम इसको लिख कर देखिए। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके थोड़ा सा इसको देखिए, फिर बिना देखे इसको लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है, आते हैं बड़े क्वेश्चन की ओर, अंतिम की ओर है हम लोग। ठीक है, देखो एक संकर क्रॉस से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं, F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे और जीनोटाइप बनेंगे। जस्ट हमने भी पढ़ा कि एक संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप कैसा होता है जी, 3 लंबे 1 बौने होते हैं, यानी कि 3:1। जीनोटाइप कैसा होता है, एक शुद्ध लंबा, संकर लंबे, एक शुद्ध बौना, यानी कि 1:2 बनेंगे। अब कैसे समझाएंगे आपको, उसको आपको बनाना होगा चेकर बोर्ड, यानी कि पुनेट स्क्वायर। ठीक है भाई, डब्बा डब्बा बनाते हो ना, मेल और फीमेल को क्रॉस कराते हो आपस में, आपको सर पढ़ाए होंगे क्लास में। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ phenotypes and genotype will be formed in the F2 generation, explain with the help of चेकर बोर्ड। अथवा ये जो क्वेश्चन 19-23 में आ चुका है, अथवा एक संकर क्रॉस को आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाना है, एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद सुटेबल एग्जाम्पल। चीज समझते हैं, पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें क्या होगा, मोनो समझते हैं मतलब एक, यानी कि हम केवल एक लक्षण लेंगे, या तो लंबा या बौना। इसमें हम इकाई लक्षण लेंगे, क्या लेंगे भाई, यूनिट कैरेक्टर, पौधे की लंबाई लेंगे। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम मेंडल के 2 नियम को समझेंगे। ठीक है भाई, कौन सा नियम समझेंगे, पहला जो नियम है उसको कहते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मंडल का जो फर्स्ट लॉ है उसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से मंडल के दोनों नियम को समझ जाएंगे हम। मोनो का मतलब होता है सिंगल, कोई सिंगल कैरेक्टर लेंगे। सपोज कीजिए हमने पौधे की लंबाई ले ली, लंबाई में या तो बौना होगा या तो लंबा होगा। तो क्या कराएंगे हम, सबसे पहले पेरेंट के बीच में क्रॉस कराएंगे। हम P1 जनरेशन ले रहे हैं कि पेरेंट जनरेशन, इसको हम जनक कह रहे हैं। तो P1 होगा कैपिटल टी, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लंबे के लिए। P2 होगा यानी कि पेरेंट टू क्या होगा, स्मॉल टी किसके लिए होता है, बौनेपन के लिए। ठीक है भाई, हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, युग्मक बनाएंगे। तो कैपिटल टी से क्या युग्मक बनता है, गेमेट बनता है, कैपिटल टी बनता है। स्मॉल टी से क्या गेमेट बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। इन दोनों गेमेट को क्या करेंगे भाई, हम क्रॉस कराएंगे। तो क्या प्राप्त होगा हमको, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हमको कौन सा गुण प्राप्त हो गया, लंबा गुण। किसमें भाई, F1 यानी कि फिलियल, यानी कि प्रथम संतानी पीढ़ी में हमको एक लंबा पौधा प्राप्त हो गया। इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। इसका मतलब है कि हम लंबे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराएं तो प्रथम पीढ़ी में हमेशा लंबे पौधे का गुण प्राप्त होता है। इसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है क्या। अब क्या कराएंगे, अब अगर हम मेंडल के सेकंड लॉ को समझना है, पृथक्करण के लिए समझना है, तो क्या कराएंगे, हमको F1 पीढ़ी में क्या कराना पड़ेगा, हमको स्वपरागण करना पड़ेगा, हमको इंटरब्रीडिंग करानी होगी, इसको हम सेल्फिंग कहते हैं। अब कैसे करेंगे, जो हमको F1 प्राप्त हुआ है उसी का
उसी से हम क्या कर देते हैं भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी से हमको स्वपरागण करा देना है। कैसे कराएंगे ये समझते हैं। अब कैसे कराएंगे, हमको F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, यानी कि F1 पीढ़ी में स्वपरागण करने के पश्चात हमको F2 पीढ़ी यानी कि द्वितीय संतानीय पीढ़ी यानी कि फीलियल 2 हमको प्राप्त करने के लिए हमको एक चेकर बोर्ड होता है। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से बोर्ड जैसे आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं चेकर बोर्ड। इसको हम कभी कभी पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं। इसकी सहायता से हमको F2 पीढ़ी प्राप्त करनी है। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करने हैं, आपको डब्बे बनाने हैं। जैसे आपको एक एरो खींच देना है, ऊपर का जो भाग होता है इसको हम कहते हैं मेल। देखो ये मेल का क्या है, साइन है। नीचे इधर का जो भाग उसको क्या कहेंगे, फीमेल कहेंगे। इस प्रकार से होता है। तो क्या करेंगे भाई, ऊपर लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, नीचे लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या कराएंगे, 4 खंड बन गए। तो हम क्या करेंगे, एक फीमेल एक मेल से हम क्रॉस कराएंगे, यानी कि कैपिटल टी ये पर हमको प्राप्त हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी हमको प्राप्त हो गया। फिर से करेंगे, हम अल्फ़ाबेट में चलेंगे, हम कैपिटल को पहले लेंगे, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी स्मॉल टी हमको प्राप्त हो गया। स्मॉल टी हमको स्मॉल टी प्राप्त हो गया, ठीक है। ये है चेकर बोर्ड मेथड, ठीक है। अब क्या करना है, हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लक्षण प्रारूप और जिन प्रारूप हमको प्राप्त कराने हैं। तो आपको एक कंडीशन पता होगा कि जब ये, इसको हम कहते हैं कौन सा कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और ये क्या है भाई, होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है भाई। देखते हैं, पहला समझते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। बात आ रही लक्षण की। अब ये बताइए कि लंबे कितने हैं, बौने कितने हैं। देखो कैपिटल टी लंबे का गुण आया, कैपिटल टी स्मॉल टी हमेशा लंबे का गुण आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा है, स्मॉल टी क्या होता है, बौना होता है। इसका मतलब देखो हमको लक्षण निकालना है, फिनोटाइप निकालना है, भूल जाओ भी एलील्स को, हमको सिर्फ लक्षण निकालना है। तो कितने लंबे हैं, 1 2 3, कितने यहाँ पे लिखेंगे, 3 3 कितना है भाई, लंबा है। अनुपात बौने कितने हैं, देखो यहाँ पर कितने हैं, आप कमेंट कीजिए इसको। 1 हैं, तो कितने लिखेंगे, 1। देखो हमको प्राप्त हो गया लक्षण प्रारूप कितना भाई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। लक्षण प्रारूप कितने हमको प्राप्त हुए, 3 लंबा पौधा है और 1 बौना पौधा है। कितना, 3 अनुपात 1 प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं जिन प्रारूप अनुपात का, यानी कि जीनोटाइप रेशियो का। अब समझो, कैपिटल टी इसमें कोई मिलावट है क्या, नहीं है। कैसा होगा, ये शुद्ध होगा, यानी कि प्योर लंबा होगा। तो ये देखो यहाँ पर प्योर लंबा कितना है, यहाँ पर हमको 1 दिखाई दे रहा है, इसमें क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। देखो कैसे निकालते, समझो। कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या ये प्योर है, क्या नहीं है, क्योंकि इससे कैसे संकर पौधे प्राप्त हुए। देखो ये लंबा है लेकिन कैसा है, हाइब्रिड है। एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। क्या कहेंगे भाई, इसको हम हाइब्रिड टॉल कहेंगे, संकर लंबा कहेंगे। यार देखो कैपिटल टी स्मॉल टी भी कैसे हैं, संकर लंबे हैं। तो संकर लंबे कितने हमको प्राप्त हुए, 1 और 2 प्राप्त हो गए। तो लिख लिए 1:2। देखो यहाँ पर स्मॉल टी यानी कि कैसा हो गया भाई, ये बौना है। कैसा है, शुद्ध बौना है, ठीक है भाई। तो कैसा हो गया, शुद्ध बौना। तो 1:2:1, इसका मतलब है कि एक शुद्ध लंबा है, 2 कैसे हैं, संकर लंबे हैं, 1 कैसा है, शुद्ध बौना है। इस प्रकार से हम फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं, जीनोटाइप रेशियो निकालते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एक काम करेंगे, वीडियो को फिर से पॉज करेंगे, एक बार इसको देखेंगे और बिना देखे एक कागज़ लीजिए, इसमें बना कर देखिए, तो अभी तुरंत देखिए, ठीक है भाई। आज के काम को हमको आज ही करना है, ठीक है। इसको बना कर देखिए, क्या पता कहीं क्वेश्चन पूछ दे, तब से बन जाए। तो देखो मंडल का सेकंड लॉ यहाँ पे क्लियर हो रहा है। पृथक्करण के नियम इसके देखो, अगर हम स्वपरागण कराएं F1 पीढ़ी में, तो अलग अलग हमको लक्षण प्राप्त होते हैं, अलग अलग हमको जीनोटाइप रेशियो प्राप्त होता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, ठीक है भाई। F1 तक यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस था, इस प्रकार से। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। आप बहुत सीरियस बच्चे हैं, आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिला चुके हैं। मुझे उम्मीद है सबको सारे क्वेश्चन आए होंगे, अगर नहीं भी आए तो आप बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं पूछने के लिए, ठीक है। अच्छा,
सवाल ये है कि भाई इस वीडियो का हमको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो मेरा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, जिस पे मैं वीडियो का लिंक भी सेंड करता हूँ, वहाँ पर पीडीएफ भी डालता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर पीडीएफ मैं सेंड कर दूँगा, डाउनलोड करेंगे, प्रिंट कराकर पढ़ लेंगे। अब इसका लिंक कहाँ मिलेगा आपको? लिंक मिलेगा मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, देख लेंगे, आप जाकर चेक कर लेंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा डेली अपडेट्स के लिए मेरे पास एक व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पर जाएंगे, सीजी बोर्ड प्रिपरेशन का एक चैनल है मेरा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, जाकर उसको फॉलो कीजिए। ठीक है भाई। अगर आप मुझे सर्च कर रहे हैं तो कैसे सर्च करेंगे? यूट्यूब में लिखेंगे @CG बोर्ड प्रिपरेशन, ऐसा लिखेंगे आप, मेरा चैनल आप दिख जाएगा। ठीक है भाई। मैं अंत में थैंक यू कहना चाहूँगा नवबोध बुक 12th बायोलॉजी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।